नमस्कार, मैं डॉक्टर आनंद जयंत काले, कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन और डायरेक्टर लेक सिटी हॉस्पिटल फिर एक नए वीडियो के साथ आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कई लोग मेरे से सवाल पूछते हैं कि सर केमिकल बर्न्स में एसिड बर्न्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं या एल्कली बर्न्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो मेरा कहना ये है कि इस पर डिपेंड करता है कि जो इंक्रिमिनेटिंग एजेंट है जिसकी वजह से हम जले हैं उसकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर उसकी स्ट्रेंथ ऐसी है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एल्कली है या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो गहरा जलाएगा, और अगर वो डाइल्यूट है, वो उतना ज़्यादा उसकी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है तो वो सतही जलाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एसिड है या एल्कली है। ट्रेडिशनली ये बताया जाता है कि एल्कली बर्न्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं, पर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमको ये रियलाइज हुआ कि कॉन्सेंट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कितना गहरा जला है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और एसिड हो या एल्कली हो, दोनों से जो इंजुरी होती है वो अक्सर डीप होती है। एक तरह का कोरोसिव बर्न होता है जिसमें हमारी स्किन बहुत जल्दी डीनेचर हो जाती है, उसके अंदर के जो प्रोटीन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और चमड़ी पूरी मात्रा में हट जाती है। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो एसिड बर्न या एल्कली बर्न के केसेस होते हैं वो असॉल्ट से होते हैं, और अक्सर असॉल्ट चेहरे पे किया जाता है और चेहरे के जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत जल्दी इससे डैमेज हो जाते हैं। अक्सर आंखों में इंजरी हो जाती है, बहुत डीप पेनिट्रेटिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है वो, हमारी पूरी आईलिड और आंखों के अंदर भी ये चला जाता है। सो बहुत डिवास्टेटिंग इंजरी होती है। मैंने बहुत पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जिसमें यंग लड़कियों के ऊपर अलग अलग कारणों की वजह से एसिड या एल्कली फेंका गया है, और हमको उस समय ये बताया जाता था कि इसको विट्रियल एज बोलते हैं। अब विट्रियल एज बहुत कॉमन था जबलपुर में। ये उस समय एक समय था जब विट्रियल एज का मैक्सिमम इंसिडेंस जबलपुर से रिपोर्ट होता था, लेकिन ये है पूरी देश की समस्या। और एसिड और एल्कली बर्न का जो पहला प्रिंसिपल होता है कि जैसे ही इस तरह का कोई अटैक हो तो फर्स्ट एड के तौर पे आपको इमीडिएटली उस एरिया को पानी से धोना है, ताकि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाए और जो फर्दर इंजरी है वो कुछ हद तक रुक जाए। उसके बाद किसी भी साफ कपड़े में उस जगह को लपेट के और हमको निकट के अस्पताल में या प्लास्टिक सर्जन के पास पेशेंट को लेके जाना है और उनको दिखाना है। किसी भी तरह का कोई लोकल मटेरियल उसके ऊपर नहीं लगाना है, टूथपेस्ट या किसी भी तरह का कोई, अगर किसी को पता चलता है कई बार कि ये एसिड से जला है तो उसके ऊपर चूना लगाने की कोशिश करते हैं, ये गलतियां बिल्कुल ना करें। अपनी तरफ से कोई ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। कोपियस अमाउंट ऑफ वाटर, ढेर सारा पानी उसके ऊपर से बहाइए, उसकी वजह से उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा, फर्दर डैमेज रुक जाएगा। उसके बाद आगे का पूरा ट्रीटमेंट जो है वो अंडर डॉक्टर सुपरविजन होना चाहिए। एसिड या एल्कली बर्न में लिमिटेड एरिया में डीप बर्न हो जाता है। बहुत एक्सटेंसिव इंजरीज ये नहीं होती क्योंकि मात्रा जो डली जाती है वो बहुत ज्यादा नहीं डल पाती, तो उसकी वजह से 5-10% या 15% से ज्यादा शरीर का हिस्सा इसमें नहीं जलता। प्रॉब्लम एक ही होती है, डीप इंजरी होती है, डीप बर्न होता है। अब कई लोग ये पूछते हैं कि सर आजकल बोलते हैं कि डीप बर्न में हम जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। एक समय था जब हम लोग डीप बर्न के लिए रेगुलर ड्रेसिंग्स करते थे, महीने सवा महीने के बाद वो जो डीप बर्न वाली जो त्वचा होती थी, जो चमड़ा बन चुकी है, वो धीरे धीरे करके निकलती थी और उसके बाद नीचे से लाल मांस बाहर आता था, ग्रैनुलेशन टिश्यू हम उसको कहते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी करते थे। लेकिन अब जब से अर्ली एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग की टेक्निक हमारे पास आई है, हम लोग उस हिस्से को तब तक निकालते हैं जब तक कि वहां पे ब्रिस्क ब्लीडिंग नहीं मिल जाती। ये ऑपरेशन यूजुअली तीसरे या चौथे या पांचवें दिन किया जाता है पेशेंट को स्टेबलाइज करने के बाद, और इस रिमूवल ऑफ डेड टिश्यू को हम बोलते हैं अर्ली एक्सीजन, जल्दी निकालना। और उसके बाद ग्राफ्टिंग। अगर हमको ऐसा लगता है कि नीचे का एरिया अच्छा है, साफ है, बिल्कुल अच्छे से ब्लीडिंग आ रही है उसके अंदर से, और ये कंफर्म्ड है कि इसके नीचे और डैमेज नहीं हुआ है, तो अनुभव के साथ हम उसी समय स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं। तो ऐसे में जो घाव पहले 1.5-2 महीने में भरता था वो आजकल हफ्ते 10 दिन 15 दिन में ही भर जाता है। एक और टेक्निक हमारे पास आई है जिसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाया है कि अर्ली एक्सीजन करने के बाद हम लोग नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी या वैक थेरेपी भी लगा सकते हैं। जैसे ही वो डेड टिश्यू हमने निकाला, उसके बाद अगर हमें ये डाउट है कि नीचे का सरफेस जो है वो लाइव है या नहीं है, या कुछ बीच का पोर्शन ऐसा हो सकता है कि कुछ हिस्से रह गए हों, तो हम वहां पे नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी भी लगा सकते हैं, ये देखने के लिए कि विद इन 7 डेज वो एरिया जल्दी से ग्रैनुलेट कर जाए या लाल हो जाए, और फिर उसके बाद हम स्किन ग्राफ्ट कर सकते हैं। सो अर्ली एक्सीजन एंड ग्राफ्टिंग ये नई टेक्निक है जिसमें हम लोग चीज़ों को जल्दी कर लेते हैं, पेशेंट जल्दी रिहेबिलिटेट हो जाता है। और कभी कभी स्किन ग्राफ्टिंग की जगह हमको डीप इंजरीज होने की वजह से फ्लैप्स करने की जरूरत पड़ती है। फ्लैप्स में हमको चमड़ी के साथ साथ मांस भी ट्रांसफर करना पड़ता है,
अलग अलग शरीर के हिस्सों में अलग अलग तरह के फ्लैप्स हम लोग करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट्स कम रहती हैं। अक्सर चेहरे के कुछ हिस्सों को हमको बनाना पड़ सकता है, जैसे कि अपर लिप है, लोअर लिप है, नाक का कोई पोर्शन पूरी थिकनेस में जल जाए तो उसको बनाने की रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी होती है, या आईलिड्स, ऊपर की पलकें या नीचे की पलकें पूरी तरह से जल जाए तो उसको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। एसिड इंजुरीज और एल्कली इंजुरीज बहुत डेंजरस होती हैं। अगर इस तरह की कोई इंजुरी होती है, प्राइमरी जो उसकी ट्रीटमेंट है वो मैंने आपको बताई है। इस तरह के पेशेंट्स को एक डेडिकेटेड बर्न सर्जन के पास दिखाना और ट्रीटमेंट लेना बहुत फायदा दे सकता है। अगर आपको इस वीडियो में कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।